चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज की जो क्लास है इसमें हमें चैप्टर 8 के जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो देखने हैं। चैप्टर 8 खोल लीजिए प्लीज। चैप्टर 8 इज ईएम वेव। इस चैप्टर का होमवर्क आपको कमिंग वीक में सबमिट करना है शीट्स पे। जो भी क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाए हैं पहले असाइनमेंट के देखते हैं, उसके बाद फिर अगर सॉल्व्ड एग्जाम्पल में कोई डाउट होगा वो भी देखें। चैप्टर 8 की असाइनमेंट खोलिए जरा, पेज नंबर 228। पेज नंबर 228 खोलो। पेज 228 इस पे प्रैक्टिस असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर्स बोलो, मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करूंगा, फिर वो क्वेश्चन नंबर्स डिस्कस करें। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आप चाहते हैं जो हम डिस्कस करें? जो दो क्वेश्चन मुझे पता है डाउट होंगे ही होंगे, तो वो मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34। 32, 33, 34 ये मुश्किल वाले क्वेश्चंस हैं, ये डाउट होंगे ही। इसके अलावा बोलो डाउट, क्वेश्चन नंबर बोलो। 22 second part. 22. क्वेश्चन नंबर 22 पार्ट बी। और बताइए, और क्वेश्चन नंबर बोलिए। 26. 26 क्वेश्चन नंबर बोलते जाइए। 27B part. 27 का पार्ट बी। और प्लीज क्वेश्चन नंबर्स बताइए। क्वेश्चन नंबर बोलिए। Question number 31. क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो 34 के जैसा है। 34 समझा दूंगा ना तो 31 भी हो जाएगा आपका। चलो पहले ये देखते हैं, लेट अस फर्स्ट डिस्कस दीस क्वेश्चंस, उसके बाद आगे और पूछते हैं कौन कौन से डाउट्स हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 32। साथ साथ क्वेश्चंस करते रहेंगे ना तो ये नहीं होगा कि बाद में जाके हमें कुछ दिक्कत होगी या डाउट्स रह जाएंगे। और बहुत ज्यादा टाइम है भी नहीं इस बार। पिछली बार टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा था, इस बार टाइम उतना नहीं है, तो साथ साथ चैप्टर्स करो और होमवर्क साथ साथ सबमिट करते रहो। तो प्लीज डू ऑल दिस होमवर्क ऑन शीट्स नीटली। शीट्स पे आपका होमवर्क होना चाहिए, प्रैक्टिस असाइनमेंट, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, और जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया हुआ है ना एंड में असाइनमेंट के बाद, उसको भी सॉल्व करना है शीट्स पे। स्टेपल करके ऊपर अपना नाम, हेडिंग लिखना है चैप्टर 8 होमवर्क, और उसको बता दूंगा मैं कल परसों में, किसी एक दिन आपको आके सबमिट करना होगा। ठीक है, तो प्लीज एंश्योर जो आपके डाउट्स हैं उनको आप कर लें। क्वेश्चन छोड़ छोड़ के करेंगे कोई फायदा नहीं है ना। किसी को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे हो, काम इसलिए कर रहे हो कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो आपको आता हो। तो डेलिबरेटली ये मत करो कि चल ये वाला मुश्किल लग रहा है छोड़ दे, होगा क्या वही वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ो मत, उसको पूछ लो, पूछ के समझ लो, फिर उसको लिख के होमवर्क सबमिट करो। क्वेश्चन 32 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। वैसे तो इसमें 10 फॉर्मूले हैं चैप्टर में इंपॉर्टेंट, और 10 में से एक थोड़ा सा जो कंफ्यूजिंग है वो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इंटेंसिटी होती है टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर मेरे को लाइट की इंटेंसिटी निकालनी है तो लाइट की टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय द एरिया जिसपे वो फॉल कर रही है डिवाइडेड बाय द टाइम। तो ये फॉर्मूला काफी जगह यूज होता है, तो यहां पर भी यूज हो रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में। देखते हैं, गिवन डेटा लिखेंगे। लाइट की इंटेंसिटी दे रखी है हमें, लाइट एक सरफेस पे फॉल कर रही है, लाइट इज फॉलिंग ऑन अ सरफेस, इंटेंसिटी इज 2 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ध्यान रख। और एरिया 20, इस सरफेस का जो एरिया है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और टाइम इंटरवल है 30 मिनट। थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ हो रहा था कि वो जो टाइम दे रखा है वो बिल्कुल एंड में लिखा हुआ। देखो जरा 32 में रीड करो, कोई कहता है टाइम तो दिया हुआ ही नहीं है, वो डी पार्ट में लिखा हुआ है टाइम। डी पार्ट में जो टाइम लिखा हुआ है वही टाइम आपको पार्ट ए बी सी में भी यूज करना है। इट इज फॉर ऑल द पार्ट्स। ठीक है ना। फाइंड आउट करना है हमें एनर्जी। जो लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी
उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, यानी हमें U फाइंड आउट करना है। U इज द टोटल। तो इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी U इज इक्वल टू IAT। इंटेंसिटी है 2, एरिया है 20 और टाइम है 30 इंटू 60। बताओ क्या गलत करा है, कुछ गलत करा है क्या, बताइए। यूनिट ऑफ टाइम। कर तो दिया कन्वर्ट, 30 इंटू 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर तो दिया। तो सरफेस की यूनिट, एरिया की यूनिट। अब एरिया की यूनिट कन्वर्जन का जरूरत नहीं है ना, थोड़ा ध्यान दो। इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी जो है वो वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और एरिया अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में लेता हूं तो ये यूनिट तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर जब ये मल्टीप्लाई होंगे कन्वर्जन फैक्टर्स भी कट जाएंगे। तो कुल मिला के इसकी जरूरत ही नहीं है। ये वाला वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर में है, आप उसको छोड़ दीजिए कन्वर्ट को, ऑटोमेटिकली आपका आंसर सही आएगा। ठीक है ना। तो जो टोटल एनर्जी आती है U, दैट इज 72,000 जूल, फर्स्ट पार्ट। अब जब लाइट इस पे फॉल करेगी, सेकेंड पार्ट देखिए, मोमेंटम ट्रांसफर। जब लाइट इस पे टकराएगी, जो मोमेंटम लाइट में था वो मोमेंटम अब वो उस सरफेस को ट्रांसफर कर देगी। लाइट टकराएगी तो मोमेंटम ट्रांसफर होगा। तो क्या फॉर्मूला होता है मोमेंटम ट्रांसफर का, डेल्टा पी का हम यहां लिखते हैं। कोई याद दिलाएगा मोमेंटम ट्रांसफर का फॉर्मूला? 2u/c और u/c। हाँ, हमारे केस में कौन सा यूज होगा, 2u/c या u/c? 2u/c। 2u/c। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, और जब लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होती है तो मोमेंटम ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है 2u/c। तो देखते हैं कैसे आएगा आंसर, सिंपल है। 2 और u है 72,000 डिवाइडेड बाय 2u/c। c है स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 की पावर 8। कर लो कैलकुलेट। 72 को 3 से काट दो, पूरा पूरा कट जाता है। कितने से कटता है? 24। 24 इंटू 2 48, 3 0 और ये -8 ऊपर आएगा, तो मोमेंटम ट्रांसफर आ जाएगा 48 इंटू 10 की पावर माइनस, बोलना जरा कितना, 5। -5 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का यूनिट बहुत छोटा आया मोमेंटम ट्रांसफर। क्यों बहुत छोटा आया? क्योंकि c से डिवाइड हो रहा है ना। c इतना बड़ा नंबर है, आप किसी भी चीज को c से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत छोटा ही आएगा। यानी जब वो लाइट उस पर टकराती है तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड इज वेरी स्मॉल। फील नहीं होगा इस सरफेस को, कोई चीज उस पर टकराई। अगर आपके हाथ पे कोई बॉल टकराती तो आपको बहुत ज्यादा फील होता, या हवा भी टकराती तो भी आपको फील होता, पर जब लाइट टकराती है तो आपको फील नहीं होता, क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर्ड बहुत छोटा होता है। और इसी से देखिए सी पार्ट है, सी पार्ट में वो कह रहा है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड 48 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय द टाइम। टाइम है 30 मिनट्स, 30 इंटू 60। ये तो और भी छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 बाय 6 इंटू 3 18 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। यानी लाइट जब इस सरफेस पर टकराएगी तो उस पर सिर्फ इतना सा फोर्स लगेगा, 10 की पावर -7 न्यूटन के ऑर्डर में, यानी फोर्स बहुत कम लगेगा, इसीलिए आपको फील नहीं होता। अब मेरे हाथ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा ऊपर से ट्यूबलाइट की लाइट फॉल कर रही है और मेरे को फील नहीं हो रहा। पर हाँ, अगर फैन चल रहा होता, हवा आ रही होती, हवा आपको फील होती, या बारिश गिर रही होती, जो ड्रॉप्स फॉल करती है आपको फील होता, या कोई चीज आके हिट करती है तो मेरे को फील होता। पर लाइट भी फोर्स लगाती है, लाइट भी मेरे हाथ पे
फोर्स एक्सर्ट कर रही है, पर वो मेरे को फील नहीं होता क्योंकि वो फोर्स बहुत कम है। हवा से आपका हाथ हिल सकता है, बहुत तेज हवा चलेगी आपका हाथ हिल जाएगा, कोई चीज आपके हाथ पे फेंक के मारेंगे आपका हाथ हिल जाएगा, पर लाइट से नहीं हिल रहा आपका हाथ। लाइट भी जबकि फोर्स लगाती है पर वो फोर्स बहुत कम होता है, इसलिए हमें फील नहीं होता। ठीक है, प्लीज ध्यान से करिए, यही सब पेपर में आएगा, क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। और लास्ट पार्ट है इसका, डी पार्ट है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपने निकाल ही लिया यहाँ पे, ये देखिए, और एरिया दे रखा है। हाँ, यहाँ पे क्योंकि आपका फोर्स एसआई यूनिट में है तो एरिया को भी आपको एसआई यूनिट में डालना। तो फोर्स तो आप यहाँ से डाल देना जो भी आपका आया, और एरिया को आप 20 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ नहीं यूनिट कटेगा ना, फोर्स में कोई सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाए ऐसा नहीं, फोर्स तो आपका एसआई यूनिट में है, तो एरिया को भी आपको यहाँ पर एसआई यूनिट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल कि कहाँ पे कन्वर्ट करना है, कहाँ पे जरूरत नहीं। फोर्स अपॉन एरिया जब आप लगाओगे तो वहां पर आपको एरिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बताइए किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन? वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 32। बिल्कुल इसके जैसा एक सॉल्व्ड एग्जांपल भी है, अगर वो आपका डाउट रहा होगा ना तो अब वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्लीज सिंसियरली इसको नोट डाउन करिए, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में बताइए। लाइट का जो फोर्स लगता है वो हमें फील नहीं होता, पर लाइट फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ये कॉन्सेप्ट आजकल कई स्पेसशिप डिजाइन करने में यूज करा जा रहा है। जब कोई हम स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं तो उसमें हमें फ्यूल डालना पड़ता है, जो फ्यूल उसको चलाता है, फ्यूल बर्न होता है, पीछे से गैसेस निकलती है, तो वो स्पेसक्राफ्ट आगे चलता है। कोई रॉकेट हमने भेजा, पर अब साइंटिस्ट क्या तरीका अब आगे ट्राई कर रहे हैं कि वो लाइट जो फोर्स एक्सर्ट करती है उसको, उस फोर्स की मदद से अगर स्पेसक्राफ्ट को चलाए, किसी तरीके से हम ऐसा करें स्पेसक्राफ्ट के पीछे एक बहुत बड़ा सा कुछ ऐसी शीट सी लगी हो या एक सेल लगा हो, इस बहुत बड़ा सा, जैसे सेलिंग बोट में होता है ना, बड़ा सा एक कपड़ा लगा हुआ होता है जिसे हवा धक्का देती है तो बोट चलती है, तो वैसे ही बहुत बड़ा सा कुछ एक सेल लगा हुआ हो, और इसमें कोई फ्यूल हमें बर्न करने की जरूरत नहीं। पीछे से सन की लाइट फॉल करेगी, और लाइट इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। ये काफी बड़ा होना चाहिए क्योंकि फोर्स कम लग रहा है, हमें फोर्स ज्यादा चाहिए, तो हमें बहुत ज्यादा लाइट इस पे फॉल करवानी है, तो बहुत बड़ा होना चाहिए ये सेल। तो उस फोर्स से ये आगे स्पेसशिप को आगे चलाएगा। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट अभी ट्राई आउट कर रहे हैं साइंटिस्ट कि आगे हो सकता है ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करा जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि लाइट जो है वो फोर्स एक्सर्ट करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर वो जो शीट होगी वो थिन होगी ना? क्यों, पहले तो रीजन बताओ, थिन क्यों होगी? सर फिर फोर्स ज्यादा लगेगी उस पर अगर ज्यादा मोटी हुई तो। मोटी होने पे फोर्स कम लगेगा, ऐसा कहाँ कहा हमने? मोटी होगी तो प्रॉब्लम क्या, हैवी हो जाएगा ये। अगर ये शीट मोटी हुई तो ये स्पेसशिप बहुत हैवी हो जाएगा, हैवी चीज को मूव कराना फिर मुश्किल होगा। तो जो स्पेस क्राफ्ट इस टाइप के प्लान करे जा रहे हैं उसमें क्या है, बहुत छोटा सा स्पेस क्राफ्ट है, बहुत हल्का होना चाहिए ना, जिससे कि लाइट उसको धक्का दे सके, तो बहुत हल्का होना चाहिए। तो ये बहुत छोटे से स्पेस क्राफ्ट है, इनमें कोई आदमी वादमी नहीं है। जितना आपका मोबाइल फोन है या उससे भी छोटे, इनके अंदर में बस कंप्यूटर लगा हुआ है और कुछ डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, और ये बहुत बड़ी पतली बिल्कुल एल्यूमिनियम फॉइल होता है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल जैसा एक सेल है, जिससे कि बहुत हल्का हो, लाइट वेट हो ये, और लाइट इसको आगे प्रोपेल कर सके। तो मोटी शीट नहीं है, पतली इसलिए जिससे कि इसका वेट कम हो और आसानी से ये ट्रेवल कर सके। ठीक है, नेट पे सर्च करो, तुम्हें पता लगेगा कहाँ का क्या क्या चीजें यूज हो रही। ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए आप लोग, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी एक सॉल्व एग्जाम्पल के जैसा है। क्वेश्चन 33 जरा रीड करें।
ये दो मुश्किल क्वेश्चन है बस इस चैप्टर में। 33 और 32 और 33 थोड़े से मुश्किल है, बाकी सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, रीड करिए। Calculate the electric and magnetic field produced by the radiation coming from a 60 watt bulb. तो हमारे पास एक 60 watt का बल्ब, दिस इज अ बल्ब, दिया हुआ इसकी पावर है 60 watt, पर उसके साथ साथ इसकी एफिशिएंसी भी दे रखी है। उसने कहा एफिशिएंसी इसकी सिर्फ 50%, यानी इफेक्टिव पावर जो है इसकी वो 60 watt नहीं है, 60 watt का 50%। एफिशिएंसी दी है ना 50%। इसका क्या मतलब है कि सारी की सारी जो पावर है वो लाइट की फॉर्म में एमिट नहीं हो रही। 60 वॉट इज नॉट द लाइट। 60 वॉट में से सिर्फ 50% जो है वो लाइट की फॉर्म में जा, बाकी हीट या किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो ये जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट में पावर जो है वो पूरा पूरा 60 वॉट नहीं है। द पावर इन लाइट इज ओनली 50% ऑफ दैट, यानी जो पावर है वो सिर्फ 30 वॉट। ठीक है ना, छोटी छोटी चीज अगर आप मिस कर दी आपने तो पूरा आपका आंसर गलत आएगा। अब ये लाइट स्प्रेड कर रही है, एक पॉइंट हमें दिया है 1 मीटर दूर, पॉइंट पी 1। तो जब तक लाइट पी पॉइंट तक पहुंचेगी वो एक स्फीयर की शेप में स्प्रेड आउट हो गई, चारों तरफ जा रही है ना, बल्ब से ये तो है नहीं कि सिर्फ इधर जा रही है, चारों तरफ जा रही है, तो वो स्प्रेड आउट हो चुकी होगी एक स्फीयर की शेप। और हमें पता है लाइट जो है इट इज एन ईएम वेव, तो यहां पर जो आएगी वेव उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। हमें पता करना है कि जो बल्ब से लाइट आ रही है 1 मीटर दूर जो ईएम वेव है यहाँ पर, इस ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और इस ईएम वेव में मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ये भी सॉल्व्ड एग्जांपल में मैंने तरीका सिखाया था आपको। ये एक्चुअली एनसीईआरटी के क्वेश्चन है 32, 33, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इंटेंसिटी फाइंड आउट। इंटेंसिटी इज इक्वल टू यू अपॉन एटी। अभी पिछले वाले में भी फॉर्मूला यूज हुआ था, ये देखो। और u अपॉन टी बता सकता है कोई जना? एनर्जी अपॉन टाइम, Power. Power. हाँ, इट बिकम्स द पावर अपॉन एरिया। तो इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। पावर कितनी लेंगे? 30 लेंगे, 60 नहीं लेंगे, क्योंकि बाकी पावर तो किसी और फॉर्म में चली गई है। लाइट की फॉर्म में जो एनर्जी एमिट हो रही है वो सिर्फ 30 वॉट है। और एरिया, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई रेडियस 1 मीटर है, 4 पाई 1 का स्क्वायर। करो जरा कैलकुलेट, कितना आता है 1 डेसिमल तक करके बताना। 30 अपॉन 4 पाई अप्रोक्सीमेटली कितना आता है? 2.38. 2.4 ले लें, 2.38 कह रहे थे ना, 2.4 हमने ले लिया। इंटेंसिटी निकाल ली, और यूनिट क्या होगा? पावर का यूनिट था वॉट और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, तो दिस विल बी वॉट पर मीटर। क्वेश्चन को करने का तरीका इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बस वैल्यू अलग हो। आपसे कहीं पे किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पूछे, क्या करना? फर्स्ट स्टेप में इंटेंसिटी निकाल। अच्छा, अब लॉजिक क्या देना? इसमें से आधी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी, हाफ, और बाकी हाफ इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड। हाफ इंटेंसिटी इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रिमेनिंग हाफ इज इन द मैग्नेटिक। ये सब पढ़ा है भाई, एक बार आप रिव्यू करोगे ना इनके लेक्चर्स तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और लास्ट मोमेंट का वेट मत करो। कोई सोचता है कि हम चलो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एक बार रिवाइज कर ले, एक बार रिवाइज करने से चीज याद नहीं होगी। ईएम वेव पढ़ा दिया है, उसको टाइम हो गया पढ़े हुए, एक बार उसको रिवाइज कर लो, दोबारा कर लेना, 1 महीने बाद फरवरी में उसको दोबारा रिवाइज कर लेना, और एक बार पेपर के टाइम पे रिवाइज कर लेना।
उससे क्या होगा, 3-4 बार आप वो लेक्चर देख चुके हो, सुन चुके हो, तो चीजें ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। आपको अलग से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा लास्ट मोमेंट। टॉपिक्स जो करा रहे हैं उनको थोड़े दिन बाद फिर से रिवाइज कर लिया, ऑटोमेटिकली पेपर में आपको ना अपने आप सब कुछ याद आ जाएगा। चलो देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी होगी इसकी हाफ, 1.2। देख लीजिए, लिखते रहिए। आधा इसमें होगा, आधा इसमें होगा, तो व्हाट इज द इंटेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1.2। 2 watt per meter square, और intensity in magnetic field is also 1.2 watt per meter square। ठीक है, अब क्या करें? अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है हमारे पास, एक फॉर्मूला और था, इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू सी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक और था, सब लिखवा रखा, जितनी बार रिवाइज करोगे ना उतना आसानी से चीजें याद रहेंगी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाइए अब, एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट। इंटेंसिटी को मैं लिख देता हूं, एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी इज एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1.2। मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, इंटेंसिटी को मैंने लिख दिया एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड, और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर into 3 into 10 की पावर 8 is equal to 1.2। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू इज इक्वल टू 1.2। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालो, 2 की वैल्यू डालो, और यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो। यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये आप पता कर सकते हैं। तरीका ये, क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, सिर्फ डेटा अलग होगा, पर इसके अलावा और कुछ पूछेगा नहीं। वो पूछेगा ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकाल। कोई ये नहीं है कि क्वेश्चन कुछ और हो जाएगा, पूछ कुछ और लिया तो क्या करेंगे, यही पूछेगा, वैल्यू अलग होगी। तो लिख लीजिए प्लीज। और कोई जना मेरे को बताया मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें? Intensity is equal to b square upon 2 mu naught into c. एक तो तरीका यही है जो तुम बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे भी वही लॉजिक यूज करूं, इंटेंसिटी को लिख दूं एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड। तो इस इंटेंसिटी को मैं लिख दूं एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट, और ये भी 1.2 है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इनटू 3 इनटू 10 की पावर 8 इज इक्वल टू 1.2। यहां से b निकल आएगा। पर इस तरीके में ना थोड़ा आंसर तो आ जाएगा, वही लॉजिक जो यहां लगाया था वही लॉजिक यहां लगा रहे हैं। एनर्जी डेंसिटी यहाँ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर थी, यहाँ b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट थी। पर इससे ना थोड़ा लेंथी हो जाए, तो ये तरीका नहीं फॉलो कर। इसकी बजाय मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कोई शॉर्टकट बता सकता है कोई बच्चा? b naught is equal to e naught by c. हाँ, b इज इक्वल टू ई बाई सी। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से c टाइम्स छोटी होगी। आपने यहां से कैलकुलेशन कर ली और यहां से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, तो क्यों आप यही चीज यहाँ पे एफर्ट करें? इसको आप स्किप कर सकते हैं, दिस विल बी लेंथी, इट विल टेक टाइम। तो इसकी बजाय सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, b इज इक्वल टू ई बाई सी। ई की जो वैल्यू तुमने निकाली है वो ई की वैल्यू यहां डाल दो, ई बाई सी, मैग्नेटिक फील्ड भी निकल आएगा। लिख लो, ये सारी चीजें टाइम सेव करेंगी। यही दो मुश्किल क्वेश्चन थे बस, 32 33 हो गए। यानी इस चैप्टर में अब और कुछ मुश्किल नहीं है, बाकी सब एवरीथिंग इज वेरी इजी। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन? कोई भी बल्ब, कोई या ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से जो लाइट आ रही है आप तक वो ईएम वेव है ना। जो ट्यूबलाइट की लाइट अब मेरे पास आ रही है वो ईएम वेव।
यानी अगर किसी भी पॉइंट पे मैं देखूं यहाँ पे एक ईएम वेव आ रही है, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकाल। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, जल्दी से आज डाउट्स पूरे करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया अब हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 34 रीड करिए। जो आपके डाउट्स हैं, इट विल नॉट टेक मच, तो जल्दी जल्दी सारे डाउट्स खत्म करते हैं। क्वेश्चन 34 सब बच्चे 34 रीड करो, फिर बताते हैं कैसे। 34 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है और बहुत टिपिकल क्वेश्चन है जैसा कि पेपर में आ सकता है। मुश्किल वाले क्वेश्चंस के आने के चांस कम होते हैं, 32 33 के आने के चांस कम है, पर 34 इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने आपको मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी। ईएम वेव जो होती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिधर वेव जा रही है। तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर होंगे। अगर मेरे को उसने दो बता रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तीनों परपेंडिकुलर है, तो कोई दो पता है, यानी एक एक्स के अलोंग है, एक वाई के अलोंग है, तो तीसरा वाला जेड के अलोंग होगा। एक जेड में है, एक एक्स में है, तो तीसरा वाला वाई में होगा। तो उसने हमें मैग्नेटिक। सर एक बार में हम तीनों शो करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली या फिर दो ही शो करें? देखते हैं क्वेश्चन 34 में उसने हमें बी वाई दिया हुआ है। बी वाई मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस। 8 into 10 की पावर -6, 8 into 10 की पावर -6 साइन ब्रैकेट में 2 into 10 की पावर 11t प्लस 300 पाई एक्स, प्लस 300 पाई एक्स। अब यहां से सबसे पहले कह रहा है वो इसकी वेवलेंथ निकाल। चलिए आप लोग सब लोग सॉल्व करिए और चार्ट बॉक्स में आप लोगों ने आंसर सेंड करना है। इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है और फ्रीक्वेंसी भी करनी है। वेवलेंथ को प्लीज चार्ट बॉक्स में सेंड कर। सब लोग जरा कैलकुलेट करके, या आपने करा हुआ होगा, तो जो भी आपका आंसर आया है इस वेव की क्या वेवलेंथ है। अगर क्लास में अटेंड कर रहे हैं तो पार्टिसिपेट करिए प्लीज, तभी आपको क्लासेस का बेनिफिट होगा। सिर्फ बैठे देखते रहोगे, अटेंटिव नहीं हो, सुन नहीं रहे हो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। आई शुड नो ना कि कितने बच्चों को आता है, कितने बच्चों को नहीं आता है, क्योंकि सब अलग अलग आंसर्स भेजते हैं। गलत हो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट भेजना तो चाहिए ना आपको आंसर। और जब गलतियां करोगे ना, उसी से सीखो। अभी कर लो जो गलतियां करनी है, पेपर में मत कर। बहुत बच्चे अभी भी, जबकि आपको मैंने बोला था पढ़कर आओ, अभी भी आपको इसका आंसर नहीं आता। इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? एंड इट इज टोटली नाउ अप टू यू। पहले तो आप लोग ये भी सोच रहे थे कि चल हो सकता है एग्जाम ना ही देने पड़े, तो इसलिए पढ़ नहीं रहे थे, पर अब तो पता है एग्जाम देने हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, एग्जाम तो देना है।
अभी दिया था पेपर, अब 2 महीने बाद दोबारा देने हैं पेपर, वो कोई ऑप्शन तो है नहीं कि शायद ना देने पड़े, पेपर तो देने पड़ेंगे, और वो पेपर जैसे इस टाइम थे वैसे ही जाके देने पड़ेंगे ऑफलाइन। तो पढ़ना इज अ बेटर ऑप्शन। तुम लोग सोचते रहो शायद नहीं देने, शायद नहीं देने, शायद ऑनलाइन देने, ऐसा कुछ नहीं होगा, पेपर प्रॉपरली देने पड़ेंगे आपको। तो पढ़ लो ना अभी से स्टार्टिंग। आप लोगों के पीछे नहीं भाग रहा हूं मैं, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, कोई बात नहीं। जिनको पढ़ना है उनको हम हेल्प कर रहे हैं, जिनको एक्सक्यूज देने हैं नहीं पढ़ना है, ठीक है, इट इज अप टू यू। आपके नंबर कम आएंगे बोर्ड में, फिर आपको मुश्किल होगी, कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होगा, फिर अगले साल फिर से यही पढ़ते रहना, नेक्स्ट ईयर फिर से यही चीजें रिवाइज करना। एक बार पढ़ लो, काम खत्म, इस साल पढ़ के अपने अच्छे नंबर ले आओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, काम खत्म, पढ़ाई से भी छुट्टी मिलेगी आप लोगों को, वरना फिर अगले साल दोबारा यही सब पढ़ते रह जाओ। चलो देखते हैं, आई डोंट थिंक बाकी लोगों को आता है, जिसको आता था उसको रिप्लाई कर देना चाहिए था अब तक। तो जो इक्वेशन होती है उसमें t का जो कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है, और x का x y या z का जो कोफिशिएंट होता है वो k होता है। कौन सी टर्म पहले लिखी है या बाद में लिखी है उससे फर्क नहीं पड़ता, t के साथ जो होता है ओमेगा t और kx। तो हमें पता लगा k कितना है, k है 300 पाई, x के साथ जो है k है 300 पाई, और k होता है 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 300। तो लैम्डा आ गया 1/150। देखो सिंपल कंपैरिजन वाला, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बोर्ड में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आए कंपैरिजन पर, जहां इक्वेशन से कंपेयर करके आपको निकाल। और सेम फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम करते हैं तो t के साथ ओमेगा जो है, ओमेगा है 2 × 10⁻11 और ये होता है 2 पाई है। ओमेगा जो होता है दैट इज 2 पाई, तो f आ जाता है यहां से 2 × 10⁻11 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है ना, तो यहां से आप सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दी हो, सेम ही तरीका होगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा था एक बच्चा, अभी कंटिन्यू करते हैं 34 को, पर जितना समझाया उसके ऊपर आप क्वेश्चन नंबर 31 एक बार पढ़ के देखो, और बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, वेवलेंथ पूछी है और फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता था। तो इक्वेशन को कंपेयर करना होता है, टी के साथ जो होता है वो ओमेगा होता है, एक्स वाई या जेड कुछ भी हो सकता है, उसके साथ जो होगा वो के होगा। K is called as angular wave number. This is angular wave number. ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या पूछा है इसने। Now he is asking you what is the equation of the oscillating electric field. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, डायरेक्शन अभी पता करते हैं क्या है, देखते हैं उसमें फर्क क्या होगा, मैग्नीट्यूड का फर्क, बस मैग्नीट्यूड का फर्क। इसका जो मैग्नीट्यूड था मैग्नेटिक फील्ड का ये इतना, लेट अस कॉल दिस एज बी नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो होगा वो ई नॉट होगा, बाकी आगे वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम, sin 2 × 10⁻11t + 300 पाई, ये एग्जैक्टली सेम, साइन वाला पार्ट दोनों में सेम, बस बाहर की वैल्यू का फर्क। अच्छा, पर वैल्यू क्या यही होगी? नहीं, ये नहीं होगी, अलग होगी। कैसे पता करेंगे फिर ई नॉट कितना होगा, कोई जना बोलो। B naught is equal to B naught is equal to C. ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट, या ई की वैल्यू भी करते, ई इज इक्वल टू बी। तो ई नॉट हो जाएगा 8 × 10⁻⁻6 × 3 × 10⁻।
तो ये कितना हो गया 8 इंटू 3 24 और 2 0 2400, तो यहाँ पे आ गया 2400। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन तो आ गई, पर डायरेक्शन क्या होगी? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाई एक्सिस के लॉन्ग ही होगा? नहीं, वाई एक्सिस के लॉन्ग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग तो मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होने चाहिए, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है? ये वेव जा किस तरफ रही है? एक्स डायरेक्शन एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस? माइनस नेगेटिव। जो बीच में साइन होता है उसका उल्टा ले। तो ये वेव जो है ये एक्स के अलोंग नहीं, ये माइनस एक्स के अलोंग। इस वेव का जो प्रोपगेशन हो रहा है दैट इज अलोंग द माइनस एक्स, दिस इज द डायरेक्शन। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स हो चाहे माइनस एक्स। तो तीन होते हैं ना, एक्स वाई जेड, एक्स को उल्टा भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन माइनस एक्स है, तो तीसरी डायरेक्शन कौन सी बची? Z. तीसरी डायरेक्शन बची जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग। अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलोंग है, वेव जा एक्स नेगेटिव एक्स में रही है, तो तीसरी डायरेक्शन कौन सी बचती है? एक्स वाई जेड ही तो तीन एक्सिस होती है। एक एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड ने ले ली, मैग्नेटिक फील्ड ने वाई एक्सिस पकड़ ली, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ने एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन पकड़ ली, तीसरी डायरेक्शन जेड एक्सिस की तो बची। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द जेड एक्सिस। या आप एंड में के कैप भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें जे कैप हो। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। बताइए कोई डाउट अगर आपको इसमें है। इसी टाइप के आपको कई सारे सॉल्व्ड एग्जांपल मिलेंगे चैप्टर में। पहले सॉल्व्ड एग्जांपल करके सीखा करो कि कॉन्सेप्ट क्या हो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस असाइनमेंट के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ट्राई करें। और कोई भी डाउट है डोंट हेजिटेट, कोई डाउट है क्लास में, क्लास के बाद, नहीं तो अलग से टाइम लेके पूछिए। चलो 22 कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। 31 भी देख लो आप, जिसने डाउट पूछा था क्या 31 कर पाओगे? सिमिलर है बिल्कुल, ऐसे ही सही क्वेश्चन है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन निकालनी है। वहां तो डायरेक्शन भी नहीं बतानी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे नहीं रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी नहीं बतानी होगी, इसलिए वो और आसान है 31। एनी कंसर्न हियर एनीबॉडी? चलिए ठीक है, क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 22 अब ट्राई कर। रीड करो 22 रीड करो और 26 रीड करो, देखते हैं क्या पूछ रहा है 22 और 26। टाइम हमारे पास कम है, तो साथ साथ चैप्टर्स को ना 100% कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ो। जो भी आपके होमवर्क डाउट्स हैं उनको पूरा करो, सबमिट करो, आगे बढ़ो। हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड? अब इस पे पूरा आपको मैंने 22 में फर्स्ट पार्ट में समझाया था कि ईएम वेव्स प्रोड्यूस जो होती हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस चार्ज पार्टिकल में से, सपोज एक चार्ज पार्टिकल इसको आप एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो इसके अंदर से ईएम वेव्स एमिट होंगे। Whenever a charged particle accelerates, तो it emits EM waves। अब मेरे को बताइए, मैं यहाँ कुछ केसेस लिख रहा हूँ, क्या उन केसेस में EM waves एमिट होंगी या नहीं होंगी? हमारा एक चार्ज पार्टिकल
जो है इज अंडरगोइंग फर्स्ट पार्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट पार्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो। चार्ज पार्टिकल इज अंडरगोइंग मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। एक चार्ज पार्टिकल सीधा जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, क्या वो ईएम वेव्स एमिट करेगा, नहीं करेगा? मोशन, चार्ज पार्टिकल इज अंडरगोइंग अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद नो सर। बताइए। सर क्योंकि No. एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट स्पीड। ना, यस और नो? नो सर। No. इट विल नॉट एमिट ईएम वेव, इट विल नॉट एमिट ईएम। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा उसमें। एक्सेलरेशन अगर होता तो ही तो वो ईएम वेव एमिट करता। यहाँ तो उसने दिया है विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, यानी उसमें से ईएम वेव्स एमिट नहीं होगी। अच्छा, सेकंड, इस केस में बताइएगा। ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल इज अंडरगोइंग ऑसिलेशन। एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, क्या ईएम वेव्स एमिट करेगा, यस और नो? यस सर। Yes, sir. क्यों ऑसिलेट करने में क्यों एमिट करेगा? क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है, क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? हाँ, ऑब्वियसली। यस सर। फिर इस तरफ है, फिर इस तरफ है, तो यानी ऑसिलेट करेगा अगर, इसका मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी बदल रही है उसकी, पहले आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, और वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी इट इज अंडरगोइंग एक्सेलरेशन। यानी इस केस में तो वो ईएम वेव एमिट करने लगेगा, वो चार्ज पार्टिकल ईएम वेव एमिट करने लगेगा। अच्छा, तीसरा केस, चार्ज पार्टिकल इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चार्ज पार्टिकल, ये आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। चार्ज पार्टिकल इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कांस्टेंट स्पीड से। यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट स्पीड से वो सर्कल में घूम रहा है, क्या उसमें से ईएम वेव्स एमिट होंगी, यस और नो? सोच के रिप्लाई करिए। चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, विल इट एमिट ईएम वेव्स और नॉट? मुझे मेनली ये नहीं देखना कि आप यस रिप्लाई कर रहे हैं या नो रिप्लाई कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये देखना है कि कौन बच्चे रिप्लाई कर। आई एम नॉट इवन लुकिंग एट द आंसर्स, आई एम लुकिंग एट द नेम जो बच्चे रिप्लाई कर। जिससे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रिप्लाई नहीं करेंगे, फिर बाद में अगर वो कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मेरा भी वही, आई विल ऑल्सो नॉट रिप्लाई। अगर आप हमारी क्लासेस में क्वेश्चंस पे रिप्लाई नहीं करते, फिर हो सकता है 1-1.5 महीने बाद जब पेपर आने वाले हो तब आपको जरूरत हो, फिर आप मुझे मैसेज करोगे कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं भी कोई रिप्लाई नहीं करूंगा। हाफ मिनट और, जो आंसर समझ में आ रहा है रिप्लाई सेंड करो प्लीज। लेट मी जस्ट सी कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने रिप्लाई अभी तक नहीं करा है। चलिए ठीक है, एक बार नाम सेव कर लेते हैं जिन्होंने रिप्लाई नहीं करा।
हाँ चलिए, तो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, तो इवन दो वो बोल रहा है यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट स्पीड है, पर फिर भी याद करो सर्कल में जब भी पार्टिकल घूमता है, अगर स्पीड कांस्टेंट भी होती है फिर भी इसके अंदर एक्सेलरेशन तो होती ही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगी ही होगी। जानबूझ के वो आपको कंफ्यूज कर रहा था, वो आपको वर्ड दे रहा था यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब सोचते ही आपको लगता है हाँ यार स्पीड तो सेम ही रहती है, पर देखिए ना डायरेक्शन तो बदल रही है, तो एक्सेलरेशन है यहाँ पर। जानबूझ के उसने आपको कंफ्यूज करा, यूनिफॉर्म वर्ड लिख दिया, यूनिफॉर्म से आपको लगा कि देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो ईएम वेव एमिट नहीं हो। पर अगर स्पीड यूनिफॉर्म भी है, पर देखिए डायरेक्शन तो बदल रही है ना, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, डायरेक्शन तो चेंज हुई है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है यानी उसके अंदर एक्सेलरेशन है, यानी वो ईएम वेव्स एमिट करेगा। तो दीज आर द केसेस, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स या फिर चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, जहां पे चार्ज पार्टिकल ईएम वेव्स एमिट करता है। ठीक है ना, इसी का बी पार्ट देखते हैं। कुछ डाउट, किसी को कोई कंसर्न? How do you convince that they carry energy and momentum? अब अभी में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे EM waves carry momentum। हम फील नहीं कर सकते, लाइट जब आपके हाथ पे फॉल करती है आपको फील नहीं होता, बट एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन प्रूव कि जो EM waves हैं जब वो किसी सरफेस पे टकराती हैं वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना स्पेसशिप वाला, जिसमें लाइट को डाल के सरफेस पे फोर्स लगाया जाता है और उस चीज को मूव कराया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट्स एक्सपेरिमेंटली प्रूव करे गए हैं कि जो ईएम वेव्स हैं वो फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है ना, ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होती है, यानी ईएम वेव्स के अंदर भी एनर्जी होगी, और ईएम वेव्स के अंदर एनर्जी है तो जब वो किसी सरफेस पर टकराएंगी उनके अंदर मोमेंटम भी होगा। अगर उनके अंदर एनर्जी है तो उनके अंदर मोमेंटम भी होगा। तो जब वो किसी सरफेस पर टकराएंगी वो अपनी एनर्जी, अपना मोमेंटम उसको ट्रांसफर करेगी। अब फॉर एग्जांपल सनलाइट है, सनलाइट में आप खड़े होते हैं तो आपको गर्म फील होता है, यू फील हॉट व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन सनलाइट। क्यों? क्योंकि वो सनलाइट के अंदर एनर्जी है, जब वो आपके बॉडी पे टकराती है वो आपके बॉडी में वो एनर्जी ट्रांसफर करती है तो आपको गर्म फील होता है। ऐसे ही ईएम वेव्स जो भी हैं दे कैरी एनर्जी एंड, और ईएम वेव में एनर्जी आती कहां से? ईएम वेव, अब सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जरा बताना क्या वो ईएम वेव्स एमिट करेगा? अभी मैंने समझाया था यस, Yes, sir. पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो वो ईएम वेव्स एमिट करेगा। तो इन ईएम वेव्स में एनर्जी आई कहां से होगी? हमने तो पढ़ा था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एक चार्ज पार्टिकल है जो सर्कल में घूमे जा रहा है, जो सर्कल में घूमे जा रहा है, इसमें से ईएम वेव्स निकले जा रही हैं, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है तो इसमें से ईएम वेव्स निकल रही हैं। अब इन ईएम वेव्स में तो एनर्जी है, पर ये एनर्जी आई कैसे? लगातार ईएम वेव्स एमिट हो रही हैं, लगातार ईएम वेव्स एमिट होती है, पर इसमें जो एनर्जी है इन ईएम वेव्स में, ये एनर्जी आई कहां से? Acceleration. acceleration, ये चार्ज पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है तो कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा, देयर इज सम एक्सटर्नल एजेंट। चार्ज पार्टिकल अपने आप तो सर्कल में घूम नहीं सकता, मैंने बस छोड़ दिया हाँ भाई गोल गोल घूम रहा है, अपने आप तो घूम नहीं सकता। अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा जो इसको सर्कल में घुमा रहा है, यानी वो एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा होगा? कुछ वर्क कर रहा होगा।
पार्टिकल अपने आप एक्सेलरेट नहीं कर सकता, पार्टिकल अपने आप नहीं एक्सेलरेट कर सकता। एक्सेलरेट अगर वो कर रहा है यानी कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट है, कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट पकड़ के उसको गोल घुमा रहा है, यानी एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर, और उसके वर्क करने से ये ईएम वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही है उनको एनर्जी मिल रही है। ये एजेंट ने जो वर्क करा उस वर्क की वजह से इन ईएम वेव्स में एनर्जी आई। जो ईएम वेव्स निकल रही है, ये एनर्जी जो जनरेट हो रही है, ये एनर्जी कहां से जनरेट हो रही है? जो ईएम वेव्स लेके जा रही है, ये इस एजेंट के वर्क करने से हो रही है। अगर एजेंट वर्क ना करे तो ये पार्टिकल गोल नहीं घूमेगा, पार्टिकल सीधा चला, तब कोई वर्क नहीं होगा, तब कोई ईएम वेव जनरेट। तो ईएम वेव जनरेट सिर्फ तब होती है जब एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन सिर्फ तब होगा जब कोई ना कोई एजेंट वर्क करे, और वर्क करने से ही वो एनर्जी जनरेट होगी, और वही एनर्जी जो जनरेट होगी वो ईएम वेव्स की फॉर्म में एमिट होगी। तो ईएम वेव्स कैरी एनर्जी एंड दे कैरी मोमेंटम, और ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करा जा चुका है। ठीक है ना। लाइट, आप लोग इसको सर्च करिएगा, लाइट स्पेसक्राफ्ट के लिए ये टेक्नोलॉजी अभी ट्राई आउट करी जा रही है कि लाइट के फोर्स लगवा के उसको मूव कराया जा सके। चलो आगे देखते हैं 26, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। लेट अस फिनिश दिस। 26 क्या कहता है क्वेश्चन? नेम द ईएम वेव दैट इज यूज्ड फॉर। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपने सर्च करना है। ये आपको बुक में शायद हो सकता है ना मिले, पर आपने गूगल पे सर्च करना था, क्योंकि जब कुछ चीज सर्च करोगे ना तो उसके साथ 2-3 चीजें और इंटरेस्टिंग मिलेंगी, जो तुम पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। किसी ने सर्च करा है? नेम द ईएम वेव दैट इज यूज्ड टू इंप्रूव विजिबिलिटी इन फॉगी कंडीशंस। Infrared. सैटेलाइट कम्युनिकेशन। Infrared. सब में इंफ्रारेड थोड़ी ना होगा यार। सर माइक्रो। रेडियो वेव। डिटेक्ट ऑयल लीक इन गैस पाइपलाइंस। X-rays. देखिए क्या करिएगा, ये डिलिबरेटली मैंने क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे तीनों। 26 को तीनों पार्ट्स को सर्च करो इंटरनेट। इंटरनेट पे सर्च करोगे ना, खाली मैंने टाइम वेस्ट करते रहते हो। कुछ टाइम मिलता है, अच्छा अपना सिलेबस से रिलेटेड कोई चीज नेट पे ढूंढा करो, उससे रिलेटेड 2-4 चीजें पढ़ो, अपनी नॉलेज भी बढ़ेगी। सिर्फ एग्जाम देने के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हो। तो उस पे इंटरनेट पे सर्च करो which EM waves are used to improve visibility in foggy conditions। गाड़ियों में आपने देखा कई बार फॉग लैंप्स लगे होते हैं, या नई गाड़ी खरीदी होगी कभी, या कभी कोई गाड़ी की एक्सेसरीज उसमें देखा होगा फॉग लैंप्स आते हैं। नॉर्मल आपकी हेडलाइट्स में विजिबिलिटी नहीं होती फॉग में, पर स्पेशल फॉग लैंप्स लगते हैं गाड़ी के आगे जो फॉग में भी विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आप नेट पे सर्च करोगे ना, आपको और इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। तो 26 आई एम नॉट टेलिंग द आंसर्स, ना पीछे से देखना आंसर्स। 26 में आप सर्च करिए और देखिए, आपको और भी उससे रिलेटेड चीजें मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, एक और था शायद मैंने मिटा दिया है नीचे, कौन सा था डाउट? एक और क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ था 27 का बी पर। 27 का बी पार्ट। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो, चलो बताइए। ये दो चीजें, 26 वाला और ये लाइट सेल वाला नेट पे ढूंढना। ट्वेंटी सेवन के बी पार्ट में वो कह रहा है प्रूव दैट द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में होती है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू। लिखो, अभी प्रूव करेंगे दोनों बराबर है। अब प्रूव करना है दोनों इक्वल। लाइट की आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, बाकी आधी मैग्नेटिक फील्ड में होती है। दीज टू आर ऑलवेज इक्वल। कैसे प्रूव कर सकते हैं? बहुत आसान है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ एप्सिलॉन नॉट
E को क्या लिख सकते हो? कैन समबडी टेल मी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखूं? अभी B बताया into नॉट B into C. नॉट इनटू सी था, तो E को आप B इंटू सी भी लिख सकते हो, आप एप्सिलॉन नॉट B इंटू सी स्क्वायर, तो दिस बिकम्स हाफ एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर इंटू सी। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने B नॉट इंटू सी था, E नॉट की वैल्यू B नॉट इंटू सी थी, तो E को B इंटू सी लिखिए। देखो स्क्वायर कर दो, B नॉट स्क्वायर और C का स्क्वायर C स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप कौन बोलेगा? put C as 1 upon under root mu naught epsilon naught. C होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। जब एक बच्चा बता सकता है इसका मतलब बाकी लोग भी कर सकते हैं। जब उसको पता है फॉर्मूला तो आपको भी पता होना चाहिए, उसने भी चैप्टर पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, तो फॉर्मूले आपको भी याद होने चाहिए। तो सी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, सी स्क्वायर को 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कर, तो ये आ गया बी स्क्वायर बाय 2। देखिए वही आ गया, यानी दोनों की एनर्जी डेंसिटी बराबर है। ठीक है, कोई कंसर्न किसी को और, कोई और डाउट? सर 33 में था एक 33 तो करा दिया। सर, इसमें अगर कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी से तो वो आरएमएस वैल्यू आएगी ना? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में, सॉरी इस एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले से ये जो E होता है और ये जो B होता है ये आरएमएस वैल्यूज होती है, दीज आर द आरएमएस वैल्यूज। उसने कौन सी पूछी थी आपसे? आरएमएस वैल्यूज पूछी थी 33 में या मैक्सिमम पूछी थी, या कुछ बोला नहीं था? तो कुछ नहीं बोला। यानी कुछ नहीं बोला, यानी कौन सी पूछ रहा होगा? RMS. आरएमएस। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, बिल्कुल जैसे एसी में पढ़ाया था। तो एक तो होता है मैक्सिमम वैल्यू और एक होती है उसकी आरएमएस। कभी भी ये वाला फॉर्मूला यूज करके तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो वो आरएमएस वैल्यू आई। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो फिर √2 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, ओके सर।